नमस्कार दोस्तों। हमने शुरुआत की थी भारत के अफवाह तंत्र के बारे में। तो भारत के अफवाह तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा था। तो एक तो था हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा था प्रायद्वीपीय भारत का जो नदी तंत्र है वो, और तीसरा था अंतः प्रवाह जो कि आंतरिक प्रवाह बोलते हैं। तो हिमालयी नदी तंत्र को भी हमने 3 भागों में बांटा था। हिमालयी नदी तंत्र को 3 भागों में कौन कौन से, एक तो सिंधु नदी तंत्र में बांटा था, एक गंगा नदी तंत्र में बांटा था और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में बांटा था। तो हमने हिमालयी नदी तंत्र के पहला जो भाग है सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने शुरुआत की थी। तो सिंधु नदी तंत्र में हमने देखा था कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाती है, कहाँ पर अपना जल गिराती है, कहाँ से भारत में प्रवेश करती है, कहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, इसके उपनाम क्या क्या हैं। तो ये हमने जानकारी इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख ली थी। तो अब हम सिंधु नदी तंत्र की अन्य सहायक नदियाँ या पंचनद बोलते हैं उनको देखेंगे। आइए देखते हैं। मैप बना लेता हूँ एक इंडिया का, मोटा मोटा सा, हल्का हल्का सा उत्तर भारत का। ये उत्तर भारत का थोड़ा मोटा मोटा सा मैप बना लेता हूँ एक समझने के लिए। उत्तर भारत का मैप बना लिया है। तो हमने देखा था सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी का उद्गम ये पर्वत श्रेणी पड़ती है एक, कैलाश पर्वत श्रेणी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी में एक झील पड़ती है, मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से उद्गम बताया था हमने सिंधु नदी का। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है और ये प्रवेश दमचौक नामक स्थान भारत में प्रवेश करती है। दमचौक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करने के बाद ये बहती हुई, लेह शहर भी सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है और ये लद्दाख में बहती हुई, इस प्रकार से बहती हुई आगे चलकर अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये हो गई सिंधु नदी। अब एक नदी और पड़ती है सिंधु नदी तंत्र की इंपॉर्टेंट, जिसका उद्गम भी तिब्बत में ही होता है, कैलाश पर्वत श्रेणी से। मानसरोवर झील के पास में एक झील और पड़ती है, इसका नाम है राकस्थाल झील। राकस्थाल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है और ये सतलज नदी शिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और ये यूँ बहती हुई इस प्रकार से आगे चलकर बहती हुई मिठानकोट नामक स्थान पर पाकिस्तान में इस सिंधु नदी में आकर इसका जल मिल जाता है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र की ये कौन सी? सिंधु नदी। और ये वाली कौन सी नदी है? सतलज नदी। सतलुज नदी। दोनों का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर, मतलब मानसरोवर झील से होता है सिंधु नदी का, तो इसका होता है राकस्थाल झील से। कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है दोनों का, और तिब्बत से होता है दोनों का ही। ये शिपकला दर्रा पड़ता है यहाँ पर भारत हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी? सतलज नदी। अभी देखते हैं आगे। सिंधु नदी के बारे में बताया था कि इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? शेरमुख या सिंघवी खम्बान के नाम से जाना जाता है तिब्बत में सिंधु नदी को। और सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता है? सतलज नदी को तिब्बत में जाना जाता है लोंगचेन खम्बान। किस नाम से? लोंगचेन खम्बान। लोंगचेन खम्बान नाम से किस नदी को जाना जाता है? सतलज नदी को। कहाँ पर? तिब्बत में। अभी देखते हैं और नदियों को दर्शाते हैं। एक नदी यहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश से ही, बारलाचला दर्रा से, जिसका नाम है चिनाब नदी। ये यूँ बहते हुए आगे चलकर सतलज नदी में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? बारलाचला दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में ही, यहाँ से निकलती है चिनाब नदी। और यहाँ से एक नदी निकलती है जम्मू कश्मीर से, जिसका नाम है झेलम नदी। शेषनाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर से, ये बहती हुई आगे चलकर इस प्रकार से मिल जाती है किस, कौन सी नदी में? चिनाब नदी में। ये सिंधु नदी हो गई, ये झेलम नदी हो गई, और ये हो गई चिनाब नदी। चिनाब। और एक नदी और निकलती है यहाँ से ही, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से ही। ये नदी बहती हुई आगे चलकर इस प्रकार से मिल जाती है कौन सी नदी में? चिनाब नदी में। चिनाब नदी में कौन सी नदी है? रावी नदी।
रावी नदी भी कहाँ पर मिलती है, चेनाब नदी में आकर मिल जाती है रावी नदी भी। और यहाँ से एक नदी और निकलती है, जगह थोड़ी सी ऐसे ही है, कम है, तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से एक नदी और निकलती है, ब्यास नदी, हिमाचल प्रदेश से, ब्यास कुंड से। ये नदी 470 किलोमीटर लंबाई, छोटी सी नदी है, बहती हुई इस प्रकार से बहती है और हरिके नामक स्थान पर मिल जाती है सतलज नदी में, यहीं पर मिल जाती है। राजस्थान नहर भी निकाली गई है यहाँ से, इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं, ब्यास कुंड से इसमें मिल जाती है। तो अब हम इन जो पंच नद है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु नदी हो गई मुख्य नदी दो, फिर झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास नदी, ये हो गई। ब्यास नदी छोटी सी नदी है, ब्यास 470 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ब्यास नदी। अब देखते हैं एक एक करके सभी नदियों के बारे में डिटेल से। अब एक एक नदी के बारे में देखेंगे। सिंधु नदी के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था अच्छे से इससे पहली क्लास में। तो अब देखेंगे झेलम नदी। पहली नदी पड़ती है झेलम नदी। झेलम नदी इंपॉर्टेंट नदी है सिंधु नदी तंत्र की। तो झेलम नदी की लंबाई कितनी है? झेलम नदी की लंबाई 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई, झेलम नदी की कितनी लंबाई? 720 किलोमीटर। इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है इसका वितस्ता नदी। प्राचीन नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। प्राचीन नाम है इसका वितस्ता नदी। वितस्ता नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितस्ता नदी। झेलम नदी को यहाँ पर समझ लेते हैं। मुख्य नदी किस नदी में जाकर मिलती है? झेलम नदी, चेनाब नदी। इस प्रकार से चेनाब नदी आती है बहती हुई, ये चेनाब नदी है, चेनाब नदी। सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है चेनाब नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। 1180 किलोमीटर लंबाई चेनाब नदी की। कहाँ से उद्गम होता है इसका? बारालाचला दर्रा। बारालाचला दर्रा, बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। किस नदी का? चेनाब नदी का। और ये यहाँ से निकलती है जम्मू कश्मीर से। कौन सी नदी? झेलम नदी, शेषनाग झील से निकलती है और ये इस प्रकार से इसमें आकर मिल जाती है। ये कौन सी है? झेलम नदी। तो ये बनता है झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील, बैरीनाग के पास में पड़ती है शेषनाग झील। तो ये चेनाब नदी है, बारालाचल दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और ये चेनाब नदी भी आगे चलकर यहाँ पर एक सतलज नदी आती है, इधर से बहती हुई इस प्रकार से ये सतलज नदी में आकर मिल जाती है। ये कौन सी है? सतलज नदी। और सतलज नदी में यहाँ पर आकर किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में। ये सिंधु नदी मिल जाती है। ये अफवाह बनता तो ये है झेलम नदी। लंबाई कितनी है इसकी? 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चेनाब में आकर मिलती है, चेनाब। अभी देखते हैं प्राचीन नाम हो गया इसका वितस्ता नदी। वितस्ता नदी किस नदी का नाम है? प्राचीन नाम झेलम नदी का। कहाँ से निकलती है झेलम नदी? शेषनाग झील से। तो इसका उद्गम देखते हैं। उद्गम होता है बैरीनाग के निकट। शेषनाग झील लिख लो सीधा, बैरीनाग के निकट के शेषनाग झील पूछता है। शेषनाग झील, शेषनाग झील, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से एकमात्र नदी है जिसका उद्गम होता है सिंधु नदी तंत्र की। कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी चेनाब नदी, रावी नदी या ब्यास नदी में से, तो लेकिन झेलम नदी एकमात्र नदी है जिसका उद्गम जम्मू कश्मीर से होता है सिंधु नदी तंत्र की। झेलम नदी के एक घाटी का निर्माण करती है, कश्मीर घाटी। ये झेलम नदी है तो यहाँ पर एक घाटी है, इस प्रकार से घाटी है। तो एक कश्मीर घाटी का निर्माण करती है, कश्मीर घाटी। ये झेलम नदी है, यहाँ बीच में होकर बहती है। तो झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी
का निर्माण करती है, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। तो कश्मीर घाटी में कौन सा शहर है आपका? श्रीनगर शहर। तो श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बसा हुआ है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे पर? झेलम नदी। और कश्मीर घाटी में एक झील पड़ती है जिसका नाम है बूलर झील, बूलर झील। कहाँ पर पड़ती है? कश्मीर घाटी में। तो बूलर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? बूलर झील का निर्माण झेलम नदी करती है, बूलर झील का निर्माण झेलम नदी करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बूलर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका निर्माण कौन सी करती है? झेलम नदी, झेलम नदी बूलर झील का निर्माण करती है। बूलर झील के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी? बूलर झील। और ये गोखुर झील का भी उदाहरण है, गोखुर झील का भी उदाहरण है। कौन सी? झेलम नदी। बूलर झील एक गोखुर झील का भी उदाहरण है। और आगे देखते हैं, ये बूलर झील हो गई, भारत की सबसे बड़ी झील है। श्रीनगर शहर कहाँ पर बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे पर। एसएससी वगैरह में पूछता रहता है क्वेश्चन कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और देखते हैं, तो झेलम नदी पर परियोजना पड़ती हैं दो जम्मू कश्मीर में। एक तो है तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पर महत्वपूर्ण परियोजना है, परियोजनाएं। पहली है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कहां पर है? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? एक तो तुलबुल परियोजना हो गई, और एक हो गई दूसरे नंबर की उरी परियोजना, उरी परियोजना। ये दोनों परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में। दोनों ही झेलम नदी पर तो है, कहां पर है लेकिन? दोनों ही जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। दोनों परियोजना जम्मू कश्मीर है, झेलम नदी पर स्थित है, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। अब देखते हैं, ये झेलम नदी कंप्लीट हो गई अपनी, तो अब इससे अगली नदी पड़ती है, उसको देखते हैं। चिनाब नदी, महत्वपूर्ण नदी है चिनाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। एक चीज़ और, झेलम नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, वो अभी याद आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी की सहायक नदियाँ, झेलम नदी की सहायक नदियाँ। सहायक नदी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर उठाकर देखना एसएससी के, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने कई बार देखा है वो क्वेश्चन। किशन गंगा नदी, किशन गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की सहायक नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशन गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की। उठाकर देखना एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आपको जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन, किशन गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की। एग्जाम तो मुझे याद नहीं है, शायद दिल्ली पुलिस की कौन से एग्जाम में पूछा था, लेकिन ये पूछा था क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किशन गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की। तो किशन गंगा नदी को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। झेलम नदी के बारे में हो गई आप जानकारी। तो अभी देखते हैं, झेलम नदी हो गई, तो अगली नदी पड़ती चिनाब नदी।
चिनाब नदी के बारे में देखेंगे। अपवाह तंत्र ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें से क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछते रहते हैं। अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें भी बार बार नदियों में से एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ रहा है, प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का मतलब नदियों से आ रहा है फिक्स एक क्वेश्चन कम से कम। अभी देखते हैं हम, दूसरे नंबर की नदी पड़ती है चिनाब नदी। झेलम नदी के बारे में पढ़ लिया आपने, तो दूसरी नदी चिनाब नदी। चिनाब नदी, इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। 1180 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई। प्राचीन नाम तो हमको सब नदी को देखने, क्योंकि प्राचीन नाम से क्वेश्चन पूछ लेते कभी कभी। तो सिंधु नदी, चिनाब नदी का प्राचीन नाम है चिनाब नदी का अस्किनी नदी। क्या नाम है, अस्किनी नदी। किस नदी का प्राचीन नाम है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी नदी। अस्किनी नदी चिनाब नदी का। चिनाब नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि ये सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यह नदी। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। कितनी है इसकी लंबाई, 1180 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम होता है बारालाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। किस नदी का, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रा और भागा नदी के नाम से जाना जाता है। चंद्रा भागा नदी, चंद्रा भागा नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। किस नदी को, चिनाब नदी को। ये दो शाखाओं के रूप में उद्गम होता है इसका, एक तो चंद्रा और एक भागा। ये दोनों नदी शाखाएं मिल जाती हैं, एक चंद्रा और दूसरी है भागा। ये दोनों शाखाएं मिल जाती तब इसका नाम पड़ता है चिनाब। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाता है चंद्रा और भागा नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो कौन सी नदी आएगी, चिनाब नदी। चंद्रा और भागा नाम से किस नदी को जाना जाता है, चिनाब नदी को। चंद्रा भागा नदी हिमाचल प्रदेश में इसका उपनाम है। चंद्रा भागा नदी हिमाचल प्रदेश में, चिनाब नदी को कहते हैं, चंद्रा भागा नदी हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को कहते हैं। अभी आते हैं, एक घाटी पड़ती है कीलोंग वैली। कीलोंग वैली यानी घाटी होता है, वैली इंग्लिश में बोलते हैं। कीलोंग वैली का निर्माण कौन सी नदी करती है, चिनाब नदी। चिनाब नदी ही कीलोंग वैली का निर्माण करती है। कीलोंग वैली का निर्माण कौन सी करती है, चिनाब नदी। और आगे देखते हैं, इस पर परियोजनाएं आती हैं, 2-3 परियोजनाएं इस पर। कौन सी नदी पर, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर 3 परियोजनाएं पड़ती हैं, इंपॉर्टेंट परियोजनाएं। कौन सी नदी पर, चिनाब नदी पर। पहली है दुलस्त परियोजना। सीधा परियोजनाओं के नाम पूछ लेता है, कौन सी परियोजना किस नदी पर है, दुलस्त परियोजना। दूसरी है सलल परियोजना। तीसरी है बगलिहार परियोजना। तीनों परियोजनाएं किस नदी पर हैं, चिनाब नदी पर। कहां पर है ये तीनों, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थित है तीनों परियोजना, दुलस्त परियोजना, सलल परियोजना और बगलिहार परियोजना। तो तीनों परियोजना किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। परियोजनाओं से सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि
निम्न नामदेदा किसी परियोजना का किस नदी पर स्थित है, तो आपको कौन सा हो जाएगा, चेनाब नदी, अगर तीनों में से कोई भी नाम आता है तो। अभी आगे देखते हैं, ये चेनाब नदी हो गई हमारी, तो इससे अगली नदी भी देखते हैं अब हम। अगली नदी है रावी नदी। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो ये पंचनद बोलते हैं इन नदियों को, इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी में। सिंधु नदी तंत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ पड़ती हैं। अब आती है तीसरे नंबर की रावी नदी। रावी नदी ये भी सिंधु नदी तंत्र की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। तो रावी नदी की कुल लंबाई आपसे पूछ लेता है, तो इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। झेलम की कितनी है, 720 किलोमीटर, इसकी कितनी है 725, कितनी 5 किलोमीटर अधिक है। तो याद रखने के लिए आसान बनाना है, झेलम नदी की 720 और रावी नदी की 725 किलोमीटर। अगर आपसे इसका उपनाम पूछ ले या फिर प्राचीन नाम पूछे, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या है रावी नदी का, तो प्राचीन नाम है पुरुषणी नदी। क्या नाम है, पुरुषणी नदी। पुरुषणी नदी, पुरुषणी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, रावी नदी को जाना जाता है पुरुषणी नदी के नाम से। और देखते हैं इससे आगे, तो रावी नदी का उद्गम, उद्गम देखते हैं रावी नदी का। तो चेनाब नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश से होता है, तो चेनाब नदी का तो होता है बारालाचला दर्रे से, और रावी नदी का होता है रोहतांग दर्रे से। तो उद्गम होता है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा आप याद कैसे रखेंगे, तो रावी में, रावी की शुरुआत किससे होती है, आर से हो रही है, रे से रावी, और रोहतांग दर्रे की आर से हो रही है, तो दोनों को याद रखने, रावी रोहतांग, सीधा याद होता है रावी रोहतांग। रोहतांग दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है, रावी नदी का। रावी नदी के बारे में और देखते हैं, तो रावी नदी पर जम्मू घाटी स्थित है। रावी नदी पर, रावी नदी पर जम्मू घाटी है, या फिर रावी नदी जम्मू घाटी का निर्माण करती है। जम्मू घाटी का निर्माण करती है कौन सी नदी, रावी नदी। और क्वेश्चन बनता है रावी नदी, तो रावी नदी के किनारे पर दो शहर पड़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो जम्मू और एक पड़ता है पाकिस्तान का लाहौर। तो जम्मू तथा लाहौर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, रावी नदी। रावी नदी के किनारे स्थित हैं। रावी नदी के किनारे स्थित कौन कौन से शहर हैं, जम्मू और एक लाहौर शहर। तो लाहौर से एक क्वेश्चन और बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाहौर शहर। यहाँ पर लाहौर अधिवेशन भी हुआ था, तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा, पूर्ण स्वराज की घोषणा, अभी दिल्ली पुलिस में आया था ये क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की थी, लाहौर अधिवेशन। तो कब की थी, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पर, किस नदी के किनारे पर, रावी नदी के किनारे पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और देखते हैं रावी नदी, रावी नदी के बारे में। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस नदी के किनारे पर की थी, रावी नदी। रोहतांग दर्रा से एक क्वेश्चन और बनता है। रोहतांग दर्रा ये मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, रोहतांग दर्रा। और एक क्वेश्चन और बनता है इसका रोहतांग दर्रे से, अटल सुरंग कहाँ पर स्थित है, रोहतांग दर्रे में ही अटल सुरंग। अटल सुरंग कहाँ पर है, रोहतांग दर्रे में ही अटल सुरंग स्थित है। तो ये हो गई रावी नदी के बारे में। तो अब इस रावी नदी पर परियोजनाएं पड़ती हैं, उनको देखते हैं। ये हो गया रोहतांग दर्रा से, उसका हो गया प्राचीन पुरुषणी नदी नाम से जाना जाता है इसको। मनाली को लेह से जोड़ता है कौन सा, रोहतांग दर्रा। अटल सुरंग भी कहाँ है, रोहतांग दर्रे में। तो अभी आगे देखते हैं
परियोजनाएं, रावी नदी पर परियोजना पड़ती हैं 1-2। एक तो है चामेरा परियोजना, चामेरा परियोजना कहाँ पर है? रावी नदी पर स्थित है चामेरा परियोजना। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। चामेरा परियोजना कहाँ पर है? रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। और एक और पड़ती है जिससे बोलते हैं थीन बांध, थीन बांध या फिर महाराणा रणजीत सिंह बांध, महाराणा रणजीत सिंह बांध, महाराणा रणजीत सिंह बांध या थीन बांध, इसी का पहले थीन बांध था, महाराणा रणजीत सिंह बांध हो। इसको, ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर तथा पंजाब की सीमा पर, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब की सीमा पर। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर तथा पंजाब की सीमा पर स्थित है। कौन सा नाम है? थीन बांध या महाराणा रणजीत सिंह बांध। किस नदी पर है? रावी नदी पर। तो ये रावी नदी के बारे में हो गई जानकारी। तो अब इससे अगली नदी के बारे में देखते हैं, ब्यास नदी है। इससे अगली नदी का क्या नाम है? ब्यास नदी। ब्यास नदी से ही हरिके व राजस्थान पर, यहाँ पर राजस्थान ने निकाली थी, उसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया। तो ब्यास नदी के बारे में देखते हैं। चौथी नदी है जिसका नाम है ब्यास, ब्यास नदी। ब्यास नदी इंपॉर्टेंट नदी है। लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। किस नदी की लंबाई? 470। ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर। तो इसका प्राचीन नाम देखते हैं। प्राचीन नाम तो सब नदियों के हमको याद रखने हैं। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या है ब्यास नदी का? तो प्राचीन नाम है इसका बिपाशा, बिपाशा नदी। किस नदी का नाम है? ब्यास नदी का नाम है बिपाशा। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है, उद्गम ब्यास नदी का ब्यास कुंड, ब्यास कुंड पड़ता है। कहाँ पर है ब्यास कुंड? रोहतांग दर्रे के पास में ही ब्यास कुंड। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से होता है। किस नदी का उद्गम? ब्यास नदी का। तो ब्यास नदी इस प्रकार से उद्गम होता है इसका, और ये बहती आती है, ये बहती है, और ये यहाँ से इधर से आ रही है सतलज नदी, सतलज नदी बहकर आती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर पंजाब में एक जगह पड़ती है हरिके, हरिके नामक स्थान से यहाँ पर पंजाब में बांध बनाकर एक नहर निकाली गई है इस प्रकार से। ये नहर निकाली गई है। पहले इसका नाम था राजस्थान नहर, लेकिन ये कौन सी नदी हो गई? ब्यास। और ये कौन सी हो गई? सतलज। ये हरिके नामक स्थान पर एक हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है। इसका नाम था राजस्थान नहर पहले, और अब इसका नाम हो गया इंदिरा गांधी नहर। कब राजस्थान नहर का नाम बदलकर कब बदला गया? राजस्थान नहर का नाम कब बदला? राजस्थान नहर का नाम 1984 में बदलकर 1984। ये कई बार एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है। राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उसमें कई बार पूछ लिया है क्वेश्चन, राजस्थान का नहर का नाम कब बदला गया? तो राजस्थान नहर का नाम 1984 में बदलकर क्या किया? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। कब किया गया इंदिरा गांधी नहर? 1984 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1984 में इसका नाम बदलकर किया गया था इंदिरा गांधी नहर। तो अभी देखते हैं, ब्यास नदी है हमारी ये, और यहाँ पर इसका उद्गम हो गया ब्यास कुंड से, और बहकर ये सतलज नदी मिल जाती है, और राजस्थान नहर का इंदिरा गांधी नहर हो गया। अब तो इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकली हुई है? हरिके बैराज नामक स्थान से राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है। 1984 में राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1984 सन कई बार पूछा हुआ है एग्जामों में, इसलिए। ये ब्यास नदी के बारे में हो गया। अभी देखते हैं इससे आगे। ब्यास नदी में एक क्वेश्चन और बनता है, कई बार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम उठाकर देखना एसएससी को, उसमें भी कई बार पूछा हुआ है। एक बांध आता है ब्यास नदी पर, पोंग बांध।
पोंग बांध। पोंग बांध कहाँ पर है? ये कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। पोंग बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर? ब्यास नदी पर। ये कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पोंग बांध किस नदी पर है? हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर। तो ये ब्यास नदी के बारे में हो गया। इससे आगे अगली नदी आती है, महत्वपूर्ण नदी है जो कि सतलज नदी। सतलज नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है सिंधु नदी तंत्र की। सतलज नदी, इसकी टोटल लंबाई है 1450 किलोमीटर। कितनी लंबाई? 1450 किलोमीटर। इसका प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री नदी। प्राचीन नाम सतुद्री नदी, प्राचीन नाम है सतुद्री नदी। इसकी भारत में लंबाई कितनी है? सतलज नदी की टोटल लंबाई तो हो गई 1450 किलोमीटर, लेकिन इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है कैलाश पर्वत श्रेणी में एक झील पड़ती है राकसताल झील, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो वहाँ से बह कर आती है, फिर बाद में फिर ये शिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिलती है। तो फिर ये पाकिस्तान में भी बहती है, तो उसमें भी बहती है, तिब्बत में भी। तो ये राजस्थान के भारत में कितना किलोमीटर बहती है? तो 1000 किलोमीटर भारत में कुल लंबाई इसकी। भारत में कुल लंबाई, भारत में कुल लंबाई है 1050 किलोमीटर। कौन सी नदी की? सतलज नदी की। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतलज नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित राकसताल झील। राकसताल झील। राकसताल झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सतलज नदी का। तो और एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ कई बार, इंडिया की जो भी एग्जाम होते हैं इंडिया लेवल के, उसमें कई बार पूछा हुआ है एक क्वेश्चन कि सतलज नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? भारत में प्रवेश सतलज नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो यह प्रवेश करती है शिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश। शिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश से कहाँ पर प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। और ये सतलज नदी भारत में कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब। हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में बहती हुई आगे कहाँ पर चली जाती है? पाकिस्तान में, और फिर कहाँ पर मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। पंजाब में बहती है। इस पर एक महत्वपूर्ण बांध बना हुआ है, भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध। इसको अभी और रफ कर देता हूँ, आगे देखते हैं। शिपकला दर्रा से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है एग्जामों में। सतलज नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध। सतलज नदी पर, सतलज बोल देते हैं, कभी सतलुज बोल देते हैं, तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा या फिर भाखड़ा है, भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। कहाँ बना हुआ है? पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सा बांध बना हुआ है? सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। तो भाखड़ा नागल बांध बनता है, तो बांध बना हुआ है, तो बांध से जल रुकेगा नदी का, सतलज नदी का जल रुकता है, तो फिर एक जलाशय का निर्माण होता है। तो उस जलाशय का नाम क्या है?
गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय का निर्माण कौन सी नदी करती है? सतलज नदी। भाखड़ा नागल बांध बनता है तो किसका निर्माण होता है? गोविंद सागर जलाशय। और एक बार एक क्वेश्चन एक है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, कंफ्यूज हो जाते। एक तो गोविंद सागर हो गया, एक गोविंद जिसको झील भी बोल देते हैं, गोविंद सागर झील, इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बोल देते हैं या फिर जलाशय बोल देते। तो ये कहाँ पर है? ये रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत जिला पड़ता है उसमें, उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर पूछे तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर बना हुआ है जलाशय बना हुआ रिहंद नदी पर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। और अगर गोविंद सागर पूछ लिए तो भाखड़ा नागल बांध से जो जलाशय निर्माण होता है तो वो उसे कहते हैं गोविंद सागर जलाशय। सतलज नदी पर बना हुआ है। गोविंद सागर कहाँ है? सतलज नदी पर। और गोविंद बल्लभ उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर। ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। टोटल लंबाई इसकी कितनी है सतलज नदी की? 1450 किलोमीटर। लेकिन भारत में कितनी है? भारत में 1050 किलोमीटर। ये दर्शा देता हूँ मैं सतलज नदी को मोटा मोटा सा एक मैप बनाकर। ये इंडिया का मैप बना देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। ये उत्तर भारत का मैप बनाया है मैंने। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो गए यहाँ पर। ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो ये उत्तर भारत का मोटा मोटा सा मैप बन गया है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी पर ही कौन सी झील है? राकसताल झील, राकसताल झील। राकसताल झील कहाँ पर है? कैलाश पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी। कितनी ऊंचाई पर है राकसताल झील? 4555 या फिर कुछ इतनी मीटर की ऊंचाई पर है ये झील। और यहाँ से इसका उद्गम होता है किस नदी का? सतलज नदी का। ये यहाँ पर यूँ बहती है, शिपकला दर्रा, हिमाचल प्रदेश से दर्रा है शिपकला, शिपकला दर्रा, शिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में और ये बहती हुई इस प्रकार से जाती है। और यहाँ से बहती हुई कौन सी नदी आती है? ये यहाँ से मानसरोवर झील से उद्गम होता है सिंधु नदी का। और ये सिंधु नदी में इस प्रकार से बहती हुई आती है, सिंधु नदी में आकर जाकर मिल जाती है। और अपना जल कहाँ? सिंधु नदी में मिलाकर कहाँ ले जाती है? अरब सागर में। कौन सी? सतलज नदी। ये कौन सी है? सतलज। ये कौन सी है? सिंधु। ये हो गई सतलज नदी। यहाँ से शिपकला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है इसी नदी पर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। और इसका एक क्वेश्चन बनता है, सतलज नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है लोंगचेन खम्बान। और इसको जाना जाता है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है सिंधु नदी को? सिंघवी खम्बान, सिंघवी खम्बान, सिंघवी खम्बान या शेरमुख, या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। और सतलज नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इसको मिटा देता हूं मैं, अभी लिखता हूं यहाँ पर। सतलज नदी को तिब्बत में जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? लोंगचेन खम्बान, लोंगचेन खम्बान। उपनाम से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। लोंगचेन खम्बान के नाम से जाना किस नदी को जानता है? सतलज नदी को। तो ये हमने सतलज नदी के बारे में पढ़ लिया। भारत में लंबाई कितनी है इसकी? 1050 किलोमीटर।
किस नदी की? सतलज नदी की। तो ये सिंधु नदी तंत्र हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, पंचनद पूरे हो गए। तो अब इससे अगली क्लास में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। हिमालय नदी तंत्र की दूसरी नदी है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र जो कि अपवाह तंत्र का लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनते हैं इसमें से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। बहुत ही लंबी नदी है गंगा नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो इसको हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। ये सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हुआ यहाँ पर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।